नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको दो सर्कल्स दिख रहे होंगे। आप मान लीजिए बीच में ये है सेंट्रल गवर्नमेंट और सर्कल पे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। उसी प्रकार से दूसरे सर्कल में भी आप एज्यूम कर लीजिए बीच में है सेंट्रल गवर्नमेंट और सर्कल के जो पॉइंट्स हैं ये हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो आउटसाइड डायरेक्शन में लगती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगती है, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगती है वो इनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। अब पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। अगर देखो संविधान में ज़्यादा पावर्स दी गई हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो डोमिनेट कर रही है। और अगर संविधान में ज़्यादा पावर्स दी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसका मतलब सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो डोमिनेट कर रही है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। पॉइंट देखो सिंपल है। अगर कोई बोले ना कि इंडिया के संविधान में सेंट्रीपिटल बायस है, इसका मतलब वो ये कहना चाहता है इंडिया के संविधान में यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दी गई हैं बजाय के स्टेट गवर्नमेंट के। और अगर कोई पर्सन यूं बोलता है यूएसए के संविधान में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बायस है, तो इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि यूएसए के संविधान में स्टेट गवर्नमेंट्स को ज़्यादा पावर्स दी गई हैं एज कंपेरिजन टू यूनियन गवर्नमेंट। देखो हमारे संविधान में साफ तौर पर मेंशन है इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा डिफरेंस क्या है यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के बीच में। इसके लिए आप डिफरेंस समझिए, यूएसए का फॉर्मेशन कैसे हुआ और इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ। देखो यूएसए का फॉर्मेशन इस प्रकार से हुआ कि 50 स्टेट्स एकजुट हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि हम मिल के एक देश बनाएंगे जिसका नाम होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यूएसए में देखो जिन 50 स्टेट्स ने यूएसए का निर्माण किया था उनकी बाउंड्री आज भी वही है। एक भी स्टेट की बाउंड्री 1 इंच भी ना तो कम हुई है और ना ही बढ़ी है। तो यूएसए है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, जबकि इंडिया का केस एकदम उल्टा है। 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इंडिया एक नया देश बना। जब इंडिया नया देश बना तो उस समय राज्यों की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन आज इंडिया में राज्यों की संख्या यानी स्टेट्स का जो नंबर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आपको पता है इंडिया में पार्लियामेंट के पास पावर है, नया स्टेट बन सकता है, 2 स्टेट्स को आपस में मर्ज भी किया जा सकता है, बाउंड्री चेंज की जा सकती है, नाम चेंज किया जा सकता है। ये सारी पावर्स पार्लियामेंट के पास हैं। इसलिए इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट को हमारे संविधान में ज़्यादा पावर दी गई है। ऐसा क्यों? ऐसा देखो इसलिए जब हमारा संविधान बना था, आप उस टाइम काल में अगर जाओगे तो संविधान निर्माताओं को डर लगता था कहीं इंडिया के टुकड़े ना हो जाएं। इंडिया की यूनिटी को बरकरार रखने के लिए यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देना जरूरी था। इसी वजह से हमारे संविधान में सेंट्रीपिटल बायस देखने को मिलता है, यानी यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। लेकिन देखो राइटर ये कहते हैं पहले की सिचुएशन में और आज की सिचुएशन में जमीन आसमान का अंतर है। आज इंडिया की यूनिटी को कोई खतरा नहीं है। हमारे देश की इकोनॉमी, पॉलिटी, डेमोग्राफी, सोसाइटी भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। आज का इंडिया न्यू एस्पायरेशनल इंडिया है। इसलिए आवश्यकता यह है कि हम फेडरलिज्म पे फोकस करें। राइटर देखो इस पूरे आर्टिकल में फिस्कल फेडरलिज्म पे फोकस करते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म मतलब अभी फिलहाल यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा फिस्कल पावर्स हैं, यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रेवेन्यू रहता है, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम रहती हैं। तो राइटर इस आर्टिकल में फोकस करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को इनफ फिस्कल पावर्स मिलनी चाहिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से, और जो टियर 3 है यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस उनको भी इनफ फिस्कल पावर्स मिलनी चाहिए, इनफ रेवेन्यू मिलना चाहिए ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक से निभा सकें। इसके बाद देखो राइटर के द्वारा एक पॉइंट प्रेजेंट किया जाता है। हमारे संविधान में फिस्कल इम्बैलेंस है। फिस्कल इम्बैलेंस 2 तरह का है, एक वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस और दूसरा हॉरिजॉन्टल फिस्कल इम्बैलेंस। पहले बात करते हैं
वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस की। देखो, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हैं, लेकिन रेवेन्यू ज़्यादा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आप जीएसटी की बात कर लीजिए, जीएसटी रेजिम में 40% रेवेन्यू जो आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, और 60% शेयर जो मिलता है एक्सपेंडिचर के लिए वो 29 स्टेट्स को मिलता है। मतलब साफ है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इक्वल फिस्कल पावर्स नहीं हैं, इम्बैलेंस है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा फिस्कल पावर्स हैं एज कंपेरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। ये है वर्टिकल इम्बैलेंस। अब हम बात करें हॉरिजॉन्टल फिस्कल इम्बैलेंस की। देखो, 29 जो स्टेट्स हैं उनमें भी काफ़ी सारा फिस्कल इम्बैलेंस है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी फिस्कल कैपेसिटी काफ़ी स्ट्रोंग है, उनके पास एबिलिटी है पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड करने की। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो गुजरात, तमिलनाडु। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनकी फिस्कल कैपेसिटी स्ट्रोंग नहीं है, काफ़ी वीक है, और उनकी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो पब्लिक सर्विसेज को अच्छे से प्रोवाइड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल बिहार, यूपी। तो ये क्या है, ये कौन सा इम्बैलेंस है? ये है हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। समझ गए मतलब क्या है वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस का और हॉरिजॉन्टल फिस्कल इम्बैलेंस का। अब यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा। देखो, परंपरागत रूप से फाइनेंस कमीशन ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन इम्बैलेंसेस को एड्रेस करने का। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 14th फाइनेंस कमीशन में ये रिकमेंड किया गया था कि 42% जो टैक्स रेवेन्यू मिलेगा वो स्टेट्स को मिलेगा और बाकी 58% मिलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। फाइनेंस कमीशन समय समय पर अपनी रिकमेंडेशंस में ये भी कहता रहता है कि वो स्टेट्स जिनकी कैपेसिटी अच्छी नहीं है, ये भी एक फैक्टर हो जिसके बेस पे उन्हें ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो। तो कहने का एसेंस यही है, फाइनेंस कमीशन जिसको गठित किया जाता है 5 साल में एक बार, वो इन फिस्कल इम्बैलेंसेस को एड्रेस करने की कोशिश करता है। और राइटर के अनुसार न्यू फिस्कल फेडरल स्ट्रक्चर में पहला जो पिलर है वो फाइनेंस कमीशन है। इसके बाद राइटर के द्वारा ये कहा जाता है हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस को हमें और ज़्यादा गहराई से समझने की आवश्यकता है। हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस जो है, यानी विभिन्न स्टेट्स के बीच जो फिस्कल इम्बैलेंस है वो 2 टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस वो है अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कैपेसिटी होती है बेसिक पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करने की। पब्लिक गुड्स जैसे देखो, सैनिटेशन संबंधित सर्विसेज हो गई, हेल्थ सर्विसेज हो गई, एजुकेशन सर्विसेज हो गई, ये सब पब्लिक गुड्स हैं। और टाइप 2 हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना, कैपिटल डेफिसिट को ट्रांसफॉर्म करना। अब आप एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, राइटर ये कहते हैं जो टाइप 1 हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस है, यानी सभी स्टेट्स इतने सक्षम हो कि वो पब्लिक गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें। इसके लिए देखो, फाइनेंशियल कमीशन और बेहतर ढंग से और इफेक्टिव ढंग से काम करें। लेकिन जो टाइप 2 फिस्कल हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस है, किसी स्टेट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, किसी स्टेट के पास नहीं है, इस चीज को एड्रेस किया जा सकता है नीति आयोग के द्वारा, लेकिन प्रेजेंट स्टेट में नहीं। टाइप 2 हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस को एड्रेस करने के लिए नीति आयोग को री इमेजिन करना होगा, जो कि इस आर्टिकल का टाइटल भी है। वैसे देखो, टाइप 2 फिस्कल हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस को एड्रेस करने का काम फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ये काम करने के लिए सूटेबल नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का ज़्यादा ध्यान होना चाहिए देश की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर। रुपए की जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले में ठीक ठाक रहे, इन्फ्लेशन ठीक ठाक रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा रहे, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का। हमारे देश का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो ठीक से फंक्शन करता रहे, बस यही सोचे फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो नीति आयोग टाइप 2 हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस को एड्रेस करने के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। लेकिन देखो, दिक्कत ये है, प्लानिंग कमीशन के पास ना पहले पावर हुआ करती थी डिस्क्रिशनरी ग्रांट देने की, लेकिन नीति आयोग के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। नीति आयोग फिलहाल काम कर रहा है एक थिंक टैंक के तौर पे। यहीं पर राइटर कहते हैं नीति आयोग को री इमेजिन करने की आवश्यकता है, नीति आयोग 2.0 बनाने की आवश्यकता है। मतलब नीति आयोग को देखो 1% ऑफ जीडीपी या फिर 2% ऑफ जीडीपी जितने रिसोर्सेज उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके नीति आयोग उन स्टेट्स को बेहतर बना सके जहां पर ट्रेडिशनली इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट देखने को मिलता है और डेवलपमेंट रिलेटिवली कम आई है। तो ऐसे स्टेट्स में
डेवलपमेंट इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए नीति आयोग के पास कुछ रिसोर्सेज होने जरूरी हैं, यानी कुछ ग्रांट देने की पावर होनी चाहिए ताकि इंसेंटिवाइज किया जा सके उन स्टेट्स को, यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स को, कि वो बेहतर काम करें। अभी देखो नीति आयोग के पास पैसा देने की पावर नहीं है, तो नीति आयोग किन चीजों से काम चलाता है? हेल्थ इंडेक्स जारी कर दिया, वाटर इंडेक्स जारी कर दिया, ताकि स्टेट्स आपस में कॉम्पिटिटिव फील करें और अच्छा काम करें। लेकिन नीति आयोग के पास थोड़ा बहुत पैसा देने की पावर होगी, ग्रांट देने की पावर होगी, तो और भी ज्यादा इंसेंटिवाइज किया जा सकेगा उन स्टेट्स को जहां पर फिलहाल सिचुएशन काफी खराब है, वहां पे गवर्नेंस को और बेहतर बनाने के लिए। इसके लिए देखो नीति आयोग एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस भी इस्टेब्लिश कर सकता है, जो कि ये इवैल्यूएट करेगा कि नीति आयोग ने जो ग्रांट दी है उसको कितने बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया गया है। नीति आयोग देखो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करेगा। जो आरोप लगता था प्लानिंग कमीशन पे कि प्लानिंग कमीशन बिल्कुल अपनी पॉलिसीज को इंपोज कर देता है, थोप देता है स्टेट्स पे, वन साइज फिट्स ऑल की अप्रोच अपनाता है प्लानिंग कमीशन। इस प्रकार का काम नीति आयोग के द्वारा नहीं किया जाएगा। नीति आयोग पूरी पावर देगा स्टेट्स को कि आप अपना काम कीजिए, हम देखेंगे आप किस प्रकार से फंड्स को यूटिलाइज कर रहे हो, उसके हिसाब से हम फर्दर आपको फंड्स देंगे। नीति आयोग सिर्फ एक फ्रेमवर्क देगा स्टेट्स को और उस फ्रेमवर्क के हिसाब से स्टेट्स को काम करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट राइटर के द्वारा यह दिया जाता है, ना सिर्फ देखो इंटर स्टेट बैलेंस मतलब विभिन्न स्टेट्स के बीच में इम्बैलेंस, बल्कि इंट्रा स्टेट इम्बैलेंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। कोई एक स्टेट है, मान लीजिए कर्नाटक, नॉर्थ कर्नाटक में डेवलपमेंट का लेवल अलग है, साउथ कर्नाटक में डेवलपमेंट का लेवल अलग है। महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, अलग अलग इलाकों में डेवलपमेंट का लेवल अलग अलग है। यूपी की बात कर लीजिए, वेस्टर्न यूपी में हालात अलग हैं, ईस्टर्न यूपी में हालात अलग हैं। तो इंट्रा स्टेट जो इम्बैलेंस है इसको भी एड्रेस करने की आवश्यकता है। और ये कैसे किया जा सकता है? इसके लिए देखो डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस करना होगा। 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट जब हमारे देश में आया था तो लगने लगा था कि अब पंचायत जो हैं या फिर म्यूनिसिपैलिटीज जो हैं उनको पावर्स दी जाएंगी, उनके पास फिजिकल पावर्स होंगी अपने हिसाब से डिसीजन लेने की और लोकल लेवल पे डेवलपमेंट लाने की। लेकिन वास्तव में देखो पंचायती राज को और म्यूनिसिपैलिटीज को उतनी पावर्स नहीं दी गई जितना कि एज्यूम किया गया था, जितना कि एक्सपेक्टेशन थी। तो आवश्यकता यह है कि अभी जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उनके पास इनफ फिजिकल पावर्स होनी चाहिए ताकि वो लोकल लेवल पे डेवलपमेंट ला सकें, और उनके पास इनफ फिजिकल पावर्स मौजूद हों। इसके लिए अलग से एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कंसोलिडेटेड फंड का निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए आपको आर्टिकल 266, आर्टिकल 268, 243H, 243X इन सभी आर्टिकल्स को अमेंड करना होगा। लेकिन देखो फायदा ये होगा, अर्बन लोकल बॉडीज कंसोलिडेटेड फंड या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कंसोलिडेटेड फंड का निर्माण किया जाता है तो डायरेक्टली पैसा आएगा इस कंसोलिडेटेड फंड में। और जो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है ना, वो किसी स्टेट गवर्नमेंट पे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करेंगे पैसे के लिए, वो अपना काम ठीक से कर सकेंगे। एग्जाम्पल भी दिया जाता है राइटर के द्वारा, जैसे देखो जो CGST यानी सेंट्रल GST है या फिर स्टेट GST है, इसका 1/6 CGST का 1/6 और स्टेट GST का 1/6 इतना रेवेन्यू भी टीयर 3 के कंसोलिडेटेड फंड में पहुंच जाता है। तो ये देखो ऑलमोस्ट 1% ऑफ GDP होगा। तो इतने में तो देखो टीयर 3 जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनिसिपैलिटीज, उनके तो मजे हो जाएंगे, वो अपना काम ठीक से चला सकेंगे, लोकल लेवल पे डेवलपमेंट ला सकेंगे। तो ये फिजिकल फेडरलिज्म का तीसरा पिलर होना चाहिए। इसके अलावा जो स्टेटस फिलहाल फाइनेंस कमीशन को हासिल है वही स्टेटस स्टेट फाइनेंस कमीशन को हासिल होना चाहिए। और 3F हमेशा याद रखिएगा, जब भी फेडरलिज्म की बारी आए तो आप 3F का जिक्र कीजिएगा, फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज। ये तीनों अवेलेबल होने चाहिए टीयर 3 इंस्टीट्यूशंस के पास। इससे हमारा देश का डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क और ज़्यादा गहरा होगा और ज़्यादा मजबूत होगा। अब लास्ट में बात की जाती है 4th पिलर की। देखो GST में अभी भी काफ़ी सारी कमियां हैं। GST हमारे देश में आया, ये हमारे देश की बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी कमियां हैं। काफ़ी सारे GST रेट्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28% और 28% के बाद भी सरचार्ज लगता है। इतने सारे GST रेट्स नहीं होने चाहिए, एक सिंगल GST रेट होना चाहिए। और इसके अलावा जो सिन गुड्स हैं जैसे अल्कोहल, टोबैको, ये सारे सिन गुड्स हैं,
इन पर आप सरचार्ज लगा सकते हो, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगा सकते हो। ई वे बिल का जो रजीम है इसमें आप इंप्रूवमेंट लाओ। एक्सपोर्ट जो हमारे देश से जाता है उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, यानी जीरो रेटिंग ऑफ जीएसटी। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसमें आप रिफॉर्म लाओ। जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसकी वर्किंग में आप और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लेके आओ। जीएसटी काउंसिल का अपना एक अलग से सेक्रेटरीट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होने चाहिए जीएसटी काउंसिल को असिस्ट करने के लिए। तो जीएसटी रजीम को इंप्रूव करना ये चौथा पिलर है। तो आर्टिकल में कुल मिला के देखो 4 पिलर्स पे फोकस किया जाता है। सबसे पहला पिलर फाइनेंस कमीशन, दूसरा पिलर नीति आयोग 2.0, तीसरा पिलर पंचायत के लिए और म्यूनसिपैलिटीज के लिए अलग से कंसोलिडेटेड फंड का निर्माण करना, चौथा पिलर जीएसटी रजीम को इंप्रूव करना। ये सब चीजें जब हो जाएंगी मतलब हमारे देश में फिस्कल फेडरलिज्म बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा और हमारे देश में डेमोक्रेसी भी काफी ज्यादा स्ट्रोंग होगी। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अब क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। एग्जामिन द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इंडियाज फिस्कल फेडरलिज्म। इंडिया के फिस्कल फेडरलिज्म से जो चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं उनको आपको पहले एग्जामिन करना है और दूसरे पार्ट में आपको कुछ मेजर्स भी बताने हैं ताकि उन चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।